हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के ईवीएस का। आपका सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस। ठीक है, आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं कि 16/1/25 का है, मतलब 2025 में जनवरी के मंथ में हुआ था। ये आपका 26 चल रहा है। ठीक है, लास्ट जो एग्जाम हुआ था उसका ये क्वेश्चन पेपर है। इस क्वेश्चन पेपर में हम देखें तो आज की वीडियो में हम इस क्वेश्चन पेपर को कवर अप करेंगे ताकि आप लोगों को आइडिया लगे कि ईवीएस जो आपका सब्जेक्ट है फर्स्ट सेमेस्टर में, उसका एग्जाम कैसा आता है, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए क्योंकि वहां जाके आपको कंफ्यूजन ना हो कि आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, क्या करना है, वो सारी चीजें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अपकमिंग वीडियोस इसी चैनल पर आपको देखने को मिलती रहेंगी। देखिए, ये पेपर ना 3 पार्ट में डिवाइडेड है। 30 नंबर का भी है, 50 नंबर का भी है और 70 नंबर का भी है। ठीक है, तो ये हो जाता है। अब देखते हैं फॉर सबसे पहले हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि रेगुलर हैं और एसओएल हैं और जिनका एडमिशन हुआ था 2024 में। ठीक है, 24 में हुआ था, तो उनके लिए आपका 30 नंबर का सेट आपको करना होगा। ठीक है, आपको सिर्फ पार्ट ए करना है अगर आप रेगुलर और एसओएल के हैं और आपका एडमिशन 2024 में होता है। ऐसा आपके उस पेपर में लिखा होगा, 24 में हुआ था। ठीक है, तो आप लोगों को सिर्फ 30 नंबर का पार्ट ए करना है। वो स्टूडेंट जो कि रिपीट कर रहे हैं अपना इस सब्जेक्ट, ठीक है, फॉर रेगुलर कोर्सेज, आप रेगुलर के स्टूडेंट है और रिपीट कर रहे हैं इस सब्जेक्ट को और आपका एडमिशन का ईयर था 2022 या 23, तो आपको पार्ट करना है पार्ट ए और बी। ठीक है, पार्ट ए और बी आपको अटेम्प्ट करना है जो कि 50 नंबर का है। और अगर आप लोग एसओएल के स्टूडेंट हैं और आप लोग रिपीट कर रहे हैं इस सब्जेक्ट को और आपका एडमिशन हुआ था 2022 या 23 में, तो आपको करना है पार्ट, मतलब 70 नंबर का करना है जिसमें पार्ट ए आता है, पार्ट बी आता है और पार्ट सी आता है। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मेट फॉलो करनी है। यहाँ पे टाइम देख सकते हैं, 1 घंटे का आपको 1 घंटे का फ्रेश स्टूडेंट के लिए दिया गया है। ठीक है, 1 घंटे 45 मिनट का एसओएल रिपीट, सॉरी रेगुलर रिपीटर्स के लिए, और 2 घंटे 30 मिनट मतलब 2.5 घंटे आपको एसओएल रिपीटर्स के लिए दिया गया है। तो ये हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन की। आप एक लैंग्वेज में अपना आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पे और भी ज़्यादा इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, तो हम आप इंस्ट्रक्शन को इनको पढ़िएगा कि जैसे कि स्टूडेंट, और ये उन स्टूडेंट के लिए जो कि 2024 में एडमिशन लिया था, पार्ट ए जिनको करना है। ठीक है, देयर आर 5 क्वेश्चन इन पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी ऑफ रिमेनिंग 4 अटेम्प्ट एनी 2। मतलब पहला क्वेश्चन करना कंपलसरी है पार्ट ए में, और आपको 2 क्वेश्चन और करने होंगे बचे हुए क्वेश्चन में से। ठीक है, वो स्टूडेंट जिनका एडमिशन 22-23 में हुआ था रेगुलर में, ठीक है, उनको पार्ट ए और बी करना है। ठीक है, अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट ए इंक्लूडिंग क्वेश्चन नंबर 1 विच इज कंपलसरी। क्वेश्चन नंबर 1 हर जगह कंपलसरी है, आपको पार्ट ए में 3 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन और आप चुन सकते हैं और उसके बाद पार्ट बी में आपको 2 क्वेश्चन और करने हैं। तो सेम यहाँ पे आपको रेगुलर के लिए, वो एसओएल के स्टूडेंट के लिए जो कि रिपीट कर रहे हैं और जिनका एडमिशन 22-23 में हुआ था, आपको पार्ट ए बी सी तीनों करना है। पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, बचे हुए पार्ट ए में 2 क्वेश्चन और अटेम्प्ट करने हैं। पार्ट बी में आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और पार्ट सी में भी आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से देयर आर नो कंपलसरी क्वेश्चन इन पार्ट बी एंड सी। पार्ट बी और सी में कोई कंपलसरी नहीं है, सिर्फ पार्ट ए में पहला क्वेश्चन कंपलसरी है। ठीक है, तो इतना हो जाता है। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। हमारा पार्ट ए आ जाता है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं, काफी डिटेल में बताए गए हैं। ठीक है, तो आपको वहाँ पे कोई ज्यादा दिक्कत होगी नहीं। अब देखते हैं क्वेश्चन को। अनिवार्य क्वेश्चन है, मतलब कंपलसरी क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 में ए वाले पार्ट में आपको ट्रूथ, मतलब जो होता है ना ट्रू फॉल्स, वो कहा गया है। ठीक है, आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं। एक एक नंबर के 5 स्टेटमेंट दी गई हैं, 5 आपको ट्रू और फॉल्स बताने हैं। ट्रू फॉल्स क्या है कि ज्वारीय ऊर्जा नवीकरण ऊर्जा संसाधन का एक उदाहरण है। दूसरे में पूछा गया पर्यावरण केवल 2 घटकों से बना है, स्थल मंडल और जल मंडल, गलत है। ठीक है, प्लास्टिक जैव निम्नीकरण कचरे का एक उदाहरण है। पारिस्थितिक तंत्र में द्वितीयक अनुक्रमण प्राथमिक अनुक्रमण की तुलना में तेजी से होता है, और सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये 5 स्टेटमेंट है, 5 में से आपको जो पांचों हैं उनमें ट्रू है या फॉल्स है ये आपको यहाँ पे बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 1 के बी वाले पार्ट में आप देखेंगे तो एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन आते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स के। यहाँ पे आपको फिलिंग द ब्लैंक्स भरने के लिए कहा गया है। ठीक है, जिसको हम रिक्त स्थान भी कहते हैं, ये आपको यहाँ पे भरना है। जैसे कि डैश का पिरामिड सदैव सीधा रहता है। रामसर कन्वेंशन कन्वेंशन डैश की सुरक्षा के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। शोर की तीव्रता को डैश की इकाई में नापा जाता है। जो शोर होता है, नॉइस होती है, उसको हम किस में नापते हैं, डेसिबल में नापते हैं, तो वो हो जाता है। फिर एक खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का डैश प्रतिशत एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक स्थानांतरित होता है। तकरीबन कुछ 10 या 12% जो है वो स्थानांतरित होता है। और अगली जो
ऊर्जा मतलब अगला जो जानवर होता है उसके अंतर्गत, ठीक है। जैसे कि अगर शेर हिरण को खाता है तो हिरण की जो पूरी की पूरी पावर है, ठीक है, उसकी जो एनर्जी है उसका 10-20% ही कुछ शेर को जाता है, ठीक है। और विश्व ओजोन दिवस जो है डैश के दिन मनाया जाता है, तो ये हो जाता है। ये क्वेश्चन ए और बी जो है कंपलसरी आपके क्वेश्चन नंबर 1 में, इसको करना जरूरी है। बचे हुए क्वेश्चनों की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड क्वेश्चन में डिफरेंस आपको लिखना है, ठीक है, मतलब अंतर बताना है। किन पे अंतर बताइए, किन्हीं दो के ऊपर। तो वन पारिस्थितिक तंत्र बनाम रेगिस्तान पारिस्थितिक तंत्र, ई कचरा बनाम खाद्य अपशिष्ट, प्राथमिक वायु प्रदूषक बनाम द्वितीयक वायु प्रदूषक, तो ये बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है आपका, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए किन्हीं दो टॉपिक के ऊपर। कोई भी दो टॉपिक के ऊपर आपको जो है शॉर्ट नोट लिखना होगा। टॉपिक क्या है, नदी जल संघर्ष, यूट्रिफिकेशन और उसके प्रभाव, पारिस्थितिक तंत्र की बहाली, ठीक है, ये टॉपिक है। उसके बाद अब आ जाते हैं आपके बड़े क्वेश्चन जो कि डायरेक्ट हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 10 नंबर का सीधा क्वेश्चन है। पूछा गया है कि भारत के विभिन्न प्रकार के नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन कौन से उपलब्ध, भारत में जो नवीकरणीय ऊर्जा के कौन कौन से संसाधन जो है उपलब्ध है, आपको ये बताना है। चर्चा करेगी नवीकरण ऊर्जा स्रोत को अपनाने और उसका विस्तार, उनका विस्तार जलवायु परिवर्तन को कम करने और सतत विकास सुनिश्चित करने में कैसे योगदान दे सकता है, तो ये आपको यहाँ पे बताना है। फिर 5वें में पूछा गया है कि प्लास्टिक प्रदूषण के पर्यावरणीय, स्वास्थ्य और आर्थिक प्रभावों का विस्तार से वर्णन कीजिए, ठीक है। जो हम प्लास्टिक से पॉल्यूशन करते हैं तो उसका कई जगह प्रभाव पड़ता है, जैसे कि पर्यावरण के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, आर्थिक रूप से, ये सारे जो प्रभाव पड़ते हैं, तो इनके बारे में आपको यहाँ पे बात करनी है। कुछ ऐसे उपाय सुझाइए जिन्हें लागू करके इसके जो प्रसार है उसको कम करा जा सके। आपको यहाँ पे कुछ सुझाव भी बताने होंगे ताकि ये जो इतना प्लास्टिक वेस्ट हो रहा है इसको कम कराया जा सके, ठीक है। पार्ट ए हो जाता है उन स्टूडेंट के लिए जो कि रेगुलर में है और एसओएल में है और फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं। पार्ट बी में हम उन स्टूडेंट के क्वेश्चन देखते हैं जो कि रिपीटर है एसओएल के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे तो यहाँ पे आपको पूरी की पूरी स्टेटमेंट टाइप से बताई गई है कि दिल्ली में हर सर्दियों में भयंकर धुंध छाती है जिससे हवा की गुणवत्ता पर काफी असर पड़ता है। अपने कॉलेज के इको क्लब के सदस्य के रूप में प्रस्तावित पहल इस मुद्दे की गंभीरता के बारे में छात्रों और आसपास के समुदाय के बीच जागरूकता बढ़ती है। इसके अतिरिक्त उन उपायों पर चर्चा कीजिए जो नागरिक और सरकार दिल्ली की धुंध की समस्या को दूर करने और कम करने के लिए उठा सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो दिल्ली में क्या होता है, सर्दियों में बहुत ज्यादा धुंध पड़ती है जिससे क्या होता है, एटमॉस्फेयर है वो डेंस हो जाता है। अब यहाँ पे बात करी गई है कि भाई जो मुद्दा है, आप क्या हो, आप अपने कॉलेज के इको क्लब के एक सदस्य हो तो आपको इसके ऊपर बात करनी है, जागरूकता बढ़ती है, ठीक है। फिर उसके साथ साथ आपको ये भी बताना है कि दिल्ली की जो धुंध की समस्या है उसको लेकर नागरिक और सरकार क्या कर सकती है, क्या कदम उठा सकती है, ये आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको दो टॉपिक दिए गए हैं, जी सॉरी SDG 3 SDG 7, ठीक है। ऐसी नीतियों और प्रौद्योगिकी का सुझाव दीजिए जिनके द्वारा भारत निम्नलिखित सतत लक्ष्य जो है प्राप्त कर सके। तो ये सतत लक्ष्य है, इनको प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी नीतियों से रिलेटेड चीजें वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 आता है, इस इकोसिस्टम को आपको पता लगाना है कि ये कौन सा इकोसिस्टम है, इसके बारे में बताना है। मतलब पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार का नाम बताइए, इस पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण जैविक और अजैविक जो घटक है उनके बारे में बताइए। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में पारिस्थितिक तंत्र के पारिस्थितिक महत्व का सापेक्ष में आपको चर्चा करनी है। फिर पार्ट सी आ जाता है, पार्ट सी आता है यहाँ पे आपका देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आता है जिसमें डिफाइन द फॉलोइंग अटेम्प्ट एनी 5। यहाँ पे टॉपिक दिए गए हैं, ठीक है, ये आपके टॉपिक है, इनको डिफाइन करना है और किन्हीं 5 को ही डिफाइन करना है, जैसे जीवाश्म ईंधन, समस्थिति, धुंध, जैविक खेती, घास स्थल पारिस्थितिक तंत्र और खाद्य जल, ठीक है। तो ये वो टॉपिक है जिनके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन देनी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 10 आता है जो कि आपका 10 नंबर का है, मरुस्थलीकरण क्या है, ठीक है, मतलब डेजर्टिफिकेशन क्या है, मरुस्थलीकरण के प्राथमिक कारणों और प्रभावों की व्याख्या कीजिए, तो ये आपको यहाँ पे बतानी है। क्वेश्चन नंबर 11 आता है, भारत में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले विभिन्न प्रकार के ठोस कचरे को वर्गीकृत कीजिए, ठीक है। भारत का जो गांव का क्षेत्र है और जो शहर का क्षेत्र है वहाँ पे क्या होता है कि ठोस कचरा जो है वो सॉलिड वेस्ट जो होता है वो वर्गीकृत करना है उसको आपको, कि भाई कौन कौन से सॉलिड वेस्ट हैं जो जो वेस्ट है जिसको हम वर्गीकृत कर सकते हैं, उनकी कैटेगरी आपको बनानी है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में 3R, ठीक है, सिद्धांत और अपशिष्ट पृथक्करण की प्रासंगिकता के ऊपर चर्चा आपको करनी है, तो ये यहाँ पे आपको बताना है। टोटल 11 क्वेश्चन है। पार्ट ए उन स्टूडेंट के लिए कंपलसरी है जो कि न्यू है, और पार्ट बी और सी उन स्टूडेंट के लिए कंपलसरी है जो कि रेगुलर में रिपीट कर रहे हैं या फिर एसएल में रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है, इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़िएगा। यहाँ पे आपका ईवीएस का फर्स्ट सेमेस्टर का जो क्वेश्चन पेपर है हमने कवर करा, ठीक है। एनवायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस 1,
यहाँ पे आपका ये खत्म हो जाता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से आप लोग नोट्स चेकआउट कर सकते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स हमने प्रोवाइड करा दिए हैं, तो जाइए चेक करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।